अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी उर्दू स्टोरी। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद अब घर से निकल रहे थे। राशिद अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनको ज़्यादा पैसे मत दिया करें, बाहर की गंदी गंदी चीजें खाते रहते हैं और अकेले इनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद इनको अपने साथ दुकान पर ही बिठाइएगा। जब आप खुद घर आए तब इनको भी ले आना। और अभी सकीना कुछ और कहती, इससे पहले ही राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी कर दो, मैं बाप हूँ इनका, शेर है दोनों मेरे, खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ इनका। अब चलो दिमाग खाना बंद करो। सकीना को पता था वो ठीक ही कह रहा है, सिर्फ अपने बेटों से ही तो प्यार था। उसने अयान और अयान दोनों का माथा चूमकर राशिद को खुदा हाफिज कहते सकीना घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़कर देख रही थीं कि शायद अब्बू हमारे सर पर भी शफ़क़त से हाथ रख दें। मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वो सब सफर पर रवाना हो गए। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल के जानिब रवां थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातें करने में मसरूफ़ थी कि शादी में क्या पहनेंगे और क्या करेंगे। फातिमा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि राधा सकीना की गोद में ही सो रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू होते कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ। पूरी बस में मुसाफिरों की चीखें ही थीं, जिनमें सकीना और इसकी बेटियां भी शामिल थीं। सकीना राधा को अपने सीने में दबोचे कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब को, और राधा को इसका बस चलता तो अपनी तीनों बेटियों को खुद में ही छुपा लेती। कुछ सेकंडों तक यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था। लेकिन कुछ सेकंडों बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाज़ थी तो बस इन चंद लोगों की जो अभी भी जिंदा थे, जिनकी गर्भनाक कराहों की आवाज़ें आ रही थीं। सकीना ने आखिरी दफ़ा बामुश्किल आँख खोलकर देखा था। राधा को इसने अपनी गोद में छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थीं और वो अम्मी अम्मी कहते बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद इसने अपनी बाएं जानिब अपनी तीनों नन्ही कलियों को देखा। आयशा का चेहरा नजर नहीं आया था क्योंकि वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून एक धार की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखते हुए सकीना का मुंह तो इस वक्त बंद था। चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवा थे। आखिर नज़र सकीना की फातिमा पर गई थी, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। इसकी सांस तो बंद थी, मगर इसकी आंखें खुली रह गई थीं। इसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें बंद हो गईं, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब इसे इत्तला मिली इसकी तीनों बेटियां और बीवी को घर लाया गया। अयान, रयान और राधा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थीं। सकीना का भाई और इसकी बहन भी आ गए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी बाकी थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया, सब चले गए। अयान और रयान को राशिद अपने साथ ही ले जाता, जबकि राधा अकेली घर में ही रहती। कभी इसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी इसे ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी अपनी माँ को याद करके रोती तो कभी अपनी बहनों को, और रात को तो रोते रोते ही इस कमरे में अकेले सो जाती जिस कमरे में वो पहले अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रयान और अयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता।
रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो इसने नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब इसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से से कमरे से बाहर आ गया। वो राधा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब इसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज़ बहनें नहीं थीं जो इसके रोने की आवाज़ पर फौरन उठकर बैठ जाती। अब राधा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। क्या हुआ है? अब कौन सी कयामत आ गई है जो तुम नदियाँ बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, राधा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब रात में इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है। चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी, लेकिन तुमने कहाँ मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफ़ा हो जाओ कमरे में, आवाज़ ना आए तुम्हारी अब, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुसकर मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। इसके बाद राधा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, या ये कह लें अब वो किसी हद तक ढीठ हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब इसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ़ रखती। यही वजह थी कि अब इसकी पोजीशन आने लगी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती। बामुश्किल इसकी एक ही सहेली थी, नायला। नायला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थीं और बहनों की तरह रहती थीं, इसलिए राधा भी सिर्फ उन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रयान ने FCA के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया जो अब बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि राधा स्कूल शब की मदद से नर्सिंग के लास्ट स्टेज में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को इनकी शादियों की फिक्र थी। अब वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और राधा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज इसे और इसकी सहेली नायला को जल्दी जाना था। बाहर रयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे जब राशिद ने बोलना शुरू किया। अयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो। बस कर दो हर वक्त ऑफिस, अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत रहोगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे। जी अब्बू, आप बात करें, हम सुन रहे हैं। अयान ने कहा, बेटा अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, दोनों का बिजनेस इतनी तरक्की कर चुका है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के घर भी बस जाएं। अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तुम दोनों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। अब्बू, आप भी अजीब बात करते हैं। अभी हम कौन सा नाखुश हैं? अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको शादी करनी ही है तो इसकी करें जो अभी किचन में है। इसकी उम्र की लड़कियां दो बच्चे संभाल रही हैं और एक ये मैडम साहिबा है जिसकी पढ़ाई ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रयान के चुप होते ही अयान ने बोलना शुरू किया। अब्बू ठीक ही तो कह रहा है, ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यही झाड़ू पोछा करना है। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी भी बढ़ जाए इससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो हम इसे अपने सर पर नहीं बिठा सकते। जाहिर है कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर यही है जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसे रुखसत करें। अंदर काम करती राधा की आंखों से निकलते खामोश आंसू इस वक्त कोई नहीं देख सकता था। इसके दिल के हालात से सिर्फ इसका रब ही वाकिफ था। अब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया। हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में, तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं इनको बुलवा कर बात पक्की कर देता हूँ। अंदर काम करती राधा के हाथ सख्त हो गए थे।
बचपन से लेकर अब तक वो जिस माहौल में रह रही थी, इस पूरे माहौल ने इसे अंदर तक डरा कर रख दिया था। इसे मर्जाद से खौफ आता था। इस वक्त सकत खड़ी वो यही सोच रही थी कि एक जिंदान से निकलकर मैं दूसरे जिंदान में जाने वाली हूँ। वो अब सारे मर्दों को एक जैसा ही समझने लगी थी। उन्हीं सोचों में वो गुम थी जब रयान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अच्छा अब्बू, अब ये भी बताएं कि कौन है वो बेचारा जिससे इसकी शादी का सोच रहे हैं। अरे बेटा, ये गली के नुक्कड़ पर जो घर है कच्चा सा, इसी में रहता है ना। वो अशफाक मेरी इससे अच्छी खासी सलाम दुआ है। इसी का बेटा है। अगली गली में दुकान है इसकी, कपड़े सीता है, दर्जी है। इसी ने बात की थी अपने बेटे के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ इनको बुलवा लूँ। तुम दोनों का क्या ख्याल है? आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब रयान ने बात शुरू की। कौन वो जो बचपन में ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता था? हम सब इसे गूंगा कहते थे। ये कहते ही वो रयान के हाथ पर ताली मारते हुए हंसने लगा। अरे यार, तो ये मैडम कौन सा ज़्यादा बोलती है? ये भी तकरीबन गूंगी ही है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रयान के बोलते ही दोनों ने कहके लगाना शुरू कर दिए, ये जाने बगैर कि इनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह जख्मी हो रहा है। अगर राशिद दोनों बेटों को सही गलत और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वो भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ़ था। सारी गलती तो इसी की थी। किचन में खड़ी राधा ने अपने आंसू बेदर्दी से हाथ की पुशत से गिराए। मैं क्यों रो रही हूँ? आज ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा। इसने खुद से ये कहा और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे हवाले करती हूँ। बेशक तो खूब वाकिफ है कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या नहीं। आमीन कहते ही इसने अपने आंसू साफ किए और नाश्ते के लिए आ गई। अभी वो नाश्ता रखकर मुड़ी ही थी, राशिद की आवाज़ ने इसके कदम वापस रोक लिए। आज तुम कॉलेज मत जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे आज। राधा ने कुछ भी कहे बगैर सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। इसने हमेशा की तरह ये फैसला भी खामोशी से सुना था। ना किसी ने इसकी राय मांगी थी, ना इसने कुछ कहा, और अगर कहती भी तो कौन सा इसकी सुननी थी। अशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था राधा का, जो सिर्फ बाप और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जाहिद, जिससे राधा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदर था, जो कि पढ़ रहा था। अभी ये लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे और ना बहुत गरीब। बाप बेटे पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छे इखलाक की वजह से मशहूर थे। बहरहाल जुम्मे को राधा का निकाह तय पाया गया। अशफाक साहब ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि बस अपनी इतनी प्यारी सी बेटी हमें दे दो और कुछ नहीं चाहिए। नायला और इसकी अम्मी के साथ जाकर राधा ने चंद जोड़े और कुछ जरूरत का सामान खरीदा था। जुम्मे के दिन बिल्कुल सादगी से निकाह हुआ था और वो राशिद के घर से जाहिद के घर आ गई थी। रुखसती के वक्त भी राशिद ने बेटी के सर पर शफ़क़त से हाथ रखने की भी जहमत नहीं की और ना ही राधा को ऐसी कोई खुशफहमी थी। बल्कि घर से निकलते वक्त राशिद ने राधा को ये ज़रूर कहा था, औरत का असल घर शादी के बाद इसके शौहर का घर होता है, वहीं रहना अब, वही तुम्हारा घर है अब। इसने साफ अल्फाजों में ये वाज़े कराया था कि अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो अपने नए घर में आ गई थी, ये सोचते हुए कि एक कैद खाने से निकलकर मैं दूसरे में जा रही हूँ। Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.